ओके। तब हम कहाँ थे? नेक्स्ट डेफिनेशन। आई होप you comfortable with the definition of export of goods. Then comes to your point that export of services, right? Export of services, right? ध्यान दीजिए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मीन्स, ध्यान दीजिए, जब भी सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, recipient of services located outside India, place of supply of services is also outside India, and export of service होने के लिए payment of such service has been received by the supplier in forex, that is in convertible of foreign exchange and or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India, right? अभी तक हम जितने पढ़े हैं उसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी और करेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये बोलता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए पहली बात, ध्यान दीजिए ध्यान से, पहली बात सप्लायर सर्विस शुड बी इन इंडिया होना चाहिए, राइट? सप्लायर सर्विस कहाँ होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस शुड बी एट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, राइट? देन थर्ड पॉइंट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शुड बी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं 3 एग्जाम्पल लूँगा, उसके तहत मैं आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस समझाने के लिए कोशिश करूँगा, राइट? ध्यान दीजिए। मान लीजिए सप्लायर सर्विस का एड्रेस है इन इंडिया, राइट? सप्लायर सर्विसेज कहाँ से है? इंडिया से है। रिसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है, और प्लेस ऑफ सर्विस इन इंडिया है। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या नहीं कहेंगे? इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया होना भी चाहिए। मान लीजिए कैसे होगा? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन आरोन फिंच इंडिया को घूमने के लिए आता है जो हमारा क्या है कन्याकुमारी है, वहाँ घूमने के लिए जाता है। केरल के कहीं 5 स्टार होटल में वो क्या करता है ना, स्टे करता है। केरल में वो क्या करता है ना, स्टे करता है, राइट? सप्लायर ऑफ सर्विस मान लीजिए वो भी 5 स्टार होटल होगा। 5 स्टार होटल यहाँ क्या हो जाएगा ना, होटल क्या हो जाएगा? सप्लायर ऑफ सर्विसेज। मान लीजिए ताज होटल है, वो हो गया सप्लायर ऑफ सर्विस, that is located in India. A recipient of service, that is your Arun Finch, is also outside India. मगर यहाँ पे क्या हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन इंडिया। इस केस में उसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे, राइट? दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए सप्लाई ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया। सप्लाई ऑफ सर्विस कहाँ है? आउटसाइड इंडिया है। रिसिपिएंट कहाँ का है? इंडिया का है, राइट? रिसिपिएंट कहाँ का है? इंडिया का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। फिर भी हम उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे, राइट? फिर भी उसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सर्विस शुड बी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। मान लीजिए सप्लायर विराट कोहली और अनुष्का का मैरिज पार्टी का एग्जांपल ले लीजिए। रिसिपिएंट इंडिया का है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। वहाँ पे कोई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वो पार्टी अरेंज कर रहा है, उसको हम क्या नहीं कहेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। और तीसरा बात ध्यान लीजिए, तीसरा बात ये है, मान लीजिए नेपाल और भूटान, राइट? नेपाल
और भूटान को, वो तो आउटसाइड इंडिया का है, वो तो क्या है, आउटसाइड इंडिया का है। मान लीजिए सप्लायर इंडिया का है, सप्लायर कहाँ का है, इंडिया का है, रिसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है, लेकिन कंसीडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस इन इंडियन रुपीज़, तो उसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहे या ना कहेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम 4 कंडीशन अभी तक कवर किए थे, जहाँ पे क्या आ रहा था, सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, और कंसिडरेशन इन फॉरेक्स होना चाहिए। कंसिडरेशन इन क्या होना चाहिए, फॉरेक्स होना चाहिए। क्योंकि नेपाल और भूटान का जो भी करेंसी है दैट इज़ वीकर देन द इंडियन करेंसी, हेंस वो वीकर करेंसी को लेके हम क्या करेंगे, इसके लिए एक पॉइंट वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आरबीआई जब भी परमिट करेगा कि एक्सपोर्ट कंसिडरेशन आईएनआर में सप्लायर रिसीव करे, उसी केस में उसी केस में अगर सप्लायर कंसिडरेशन इंडियन रुपीज़ में रिसीव करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। और आखिरी पॉइंट आखिरी पॉइंट क्या क्या कह रहा है, जो भी सप्लायर होगा वो तो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रिसिपेंट, दूसरा कंडीशन था रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, वो भी ठीक है, रिसिपेंट भी आउटसाइड इंडिया है। यहाँ पे कंसिडरेशन फॉरेक्स प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी आउटसाइड इंडिया है। कंसिडरेशन फॉरेक्स में है, कंसिडरेशन कहाँ पे है, किस में है ना, फॉरेक्स में है, तो वो भी 4 कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया। बट मान लीजिए ये जो सप्लायर है वो एक एस्टेब्लिशमेंट है, रिसिपिएंट वो भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो एक कॉमन बिजनेसमैन का क्या है, वो एक लोकेशन है। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री का एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया का है और रिलायंस इंडस्ट्री का एक एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है। ये एस्टेब्लिशमेंट 1 अगर एस्टेब्लिशमेंट 2 को कुछ भी सर्विस क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उससे हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू ऑल आर कम्फर्ट इन दिस पॉइंट। ओके ओके, तो यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ था। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए मीन्स सप्लाई ऑफ एनी सर्विस when supplier of service is located in India, a recipient of service is located outside India, place of supply of service is also outside India, and payment should be in forex except where RBI permitted to receive the consideration in Indian rupees। and लास्ट वाला पॉइंट क्या था, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट merely the establishment of distinct person in accordance with the explanation 1 in section 8। सप्लायर और रिसिपिएंट क्या नहीं होना चाहिए ना, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, राइट। ओके, उसके बाद आता है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो भी टैक्स कलेक्शन होगा, जो भी प्रोसीड्यूरल पार्ट होगा, वो अकॉर्डिंग टू योर कस्टम एक्ट, जो भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी प्रोविजन आएगा वो एज पर कस्टम एक्ट 1962 के हिसाब से क्रिएट किया जाएगा। उसी के ऊपर बीसीडी आएगा, आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी आएगा, सोशल वेलफेयर सेस आएगा और आईजीएसटी आएगा, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है अगर इंडिया आउटसाइड इंडिया से इंडिया को कोई भी गुड्स इंपोर्टेड हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं, राइट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए दिस इज आवर इंडिया, अगर कोई गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया आता है तो उससे हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स केस में कस्टम एक्ट के हिसाब से जो भी प्रोसीड्यूरल पार्ट है, जो भी टैक्स कलेक्शन करने का प्रोसीड्यूर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके तहत हमको क्या करना पड़ेगा, बीसीडी लगाना पड़ेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर सेस भी लगाना पड़ेगा और आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, राइट। आई होप यू ऑल आर कम्फर्ट इन दिस पॉइंट, राइट। देन import of service, import of service means the supplier of service is located outside India, a recipient of service is also located in India, and the place of service in India, and the place of service in India. ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम उससे क्या कहेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा हमने कवर किया था जब भी हम पढ़ा था आरसीएम का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे था इंपोर्ट ऑफ सर्विस केस में आरसीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लायबल टू पे द टैक्स, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लायबल टू पे द टैक्स। मैं और एक बात आपको वहाँ पे बताया था कि अगर मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन हो रहा है, फॉर ए कंसिडरेशन आ रहा है, राइट। अगर ये बिजनेस पर्पस हो सकता है और पर्सनल पर्पस के लिए हो सकता है। मान लीजिए कोई भी सर्विस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर ए कंसिडरेशन है, अगर ये बिजनेस पर्पस हो और पर्सनल पर्पस हो, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे और उसके ऊपर आरसीएम का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, आरसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होगा, लग जाएगा, राइट। अगर और एक बात मैं बताया था, अगर कोई भी सर्विस इंपोर्टेड हम कर रहे हैं, राइट, कोई भी सर्विस इंपोर्टेड हो रहा है, राइट, विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई सर्विस हम इंडिया आउटसाइड इंडिया से ले रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन है और वो क्या है ना, फॉर पर्सनल पर्पस है, अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए हमने कोई सर्विस आउटसाइड इंडिया से अवेल कर रखा है, तो उससे हम क्या नहीं कहेंगे ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे, राइट। उससे हम क्या नहीं कहेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। अगर कोई सर्विस का इंपोर्टेड हो रहा है आउटसाइड इंडिया से विदाउट कंसिडरेशन से, मगर वो बिजनेस पर्पस के लिए आ रहा है और सर्विस ले रहे हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में नहीं कवर होगा। अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए होगा तो उससे हम क्या कहेंगे ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे, राइट। यहाँ पे मेंशन किया गया है एक सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन इंडिया होना चाहिए। जैसे कि विराट और अनुष्का के मैरिज का एग्जाम्पल में दिया था, वहाँ पे रिसिपिएंट इंडिया का है, सप्लायर ऑफ सर्विस दैट इज़ आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज़ आउटसाइड इंडिया है। उससे हम क्या कहेंगे ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे, राइट। वी विल कॉल दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विस because here provider of service or supplier of service is outside India, recipient of service Virat Kohli is in India and place of supply of service that is your शायद इतना लिखा था outside India, that is your outside India, उससे हम क्या कहेंगे, import of service कहेंगे। I hope you all are conceptually clear till this point, okay।
टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर। देन हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ओके, मैं एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ तक आप क्विकली 5 मिनट से रिवाइज कर लें, उसके बाद मैं प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। राइट, ओके।